हर घर का एक बजट होता है ना? आमदनी, खर्चे, बिल्कुल वैसे ही एक देश का भी होता है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर खर्चे आमदनी से कहीं कहीं ज्यादा हो जाएं और देश का बटुआ मतलब उसकी तिजोरी खाली होने लगे? आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे ही मोड़ की कहानी समझने जा रहे हैं, एक बहुत ही जरूरी कहानी। और ये सवाल ना कोई कल्पना नहीं है, ये एक हकीकत थी। 1991 में भारत बिल्कुल इसी हालत का सामना कर रहा था। लेकिन इस पूरे संकट को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर किसी देश का ये बटुआ होता क्या है, इसका मतलब क्या है। तो चलिए इस बटुए को जरा इकोनॉमिक्स की भाषा में समझते हैं। इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स या हिंदी में भुगतान संतुलन। अब ये नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर यकीन मानिए इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा साधा है। ये देखिए, बिल्कुल एक तराजू की तरह। एक तरफ देश में आने वाला सारा पैसा, जिसे हम कहते हैं इनफ्लो, और दूसरी तरफ देश से बाहर जाने वाला सारा पैसा यानी आउटफ्लो। बस इसी आने और जाने वाले पैसे का जो पूरा लेखा जोखा है वही है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब जब तक ये तराजू बराबर है तब तक तो सब चंगा सी, लेकिन जैसे ही बाहर जाने वाला पैसा आने वाले पैसे से ज्यादा हुआ, समझ लीजिए खतरे की घंटी बज गई। और 1991 में ठीक यही हुआ था। भारत का ये तराजू बुरी तरह से डगमगा गया था। देश एक ऐसे आर्थिक संकट के दरवाजे पर खड़ा था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। अब सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों। देखिए, ये संकट ना रातों रात नहीं आया। इसके पीछे कई वजहें थीं। सरकार पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा था। जो विदेशी निवेशक थे उनका भरोसा हमारी इकोनॉमी से कह सकते हैं उठ चुका था। और हम बाहर से सामान मंगवा तो बहुत रहे थे, लेकिन अपना सामान बाहर बेच बहुत कम पा रहे थे। इन सब का नतीजा क्या निकला? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में एक बहुत बहुत बड़ा घाटा। और हालत कितनी गंभीर थी इसका अंदाजा इस एक बात से लगाइए, भारत के पास सिर्फ 15 दिन का सामान खरीदने के लिए विदेशी पैसा बचा था। मतलब पेट्रोल, दवाइयाँ, हमारी फैक्ट्रियों के लिए मशीनें, इन सब जरूरी चीजों के इंपोर्ट के लिए सिर्फ 15 दिन का रिजर्व। सोचिए जरा, सिर्फ 15 दिन, उसके बाद देश दिवालिया हो सकता था। 15 दिन का पैसा, ये सुनने में भी अजीब लगता है ना? तो सवाल फिर वही है कि भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी आखिर इस हालत तक पहुंची कैसे? इसका जवाब हमें उसी तराजू, उसी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की बनावट को थोड़ा और गहराई से देखने पर मिलेगा। देखिए, इस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के मोटे तौर पर दो हिस्से होते हैं। एक होता है करंट अकाउंट यानी चालू खाता, और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट यानी पूंजी खाता। अगर हमें संकट की जड़ तक पहुंचना है तो इन दोनों को समझना ही होगा। तो पहले करंट अकाउंट को पकड़ते हैं। इसमें भी दो तरह की चीजें आती हैं। पहली, विजिबल आइटम्स यानी वो सामान जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि मशीनें हो गई, कच्चा तेल हो गया। और दूसरी, इनविजिबल आइटम्स यानी सर्विसेज, जिन्हें हम छू नहीं सकते, जैसे सॉफ्टवेयर सर्विसेज, टूरिज्म, बैंकिंग वगैरह। अब भारत की जो असली दिक्कत थी ना, वो इनविजिबल आइटम्स में थी। हम अपना सामान बाहर बेचते कम थे और बाहर से मशीनें, तेल, ये सब मंगवाते बहुत ज़्यादा थे। तो इससे क्या हुआ? हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो हमेशा घाटे में, मतलब नेगेटिव में रहता था। सीधी सी बात है, हमारी कमाई कम थी और खर्चे बहुत ज़्यादा। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, कैपिटल अकाउंट। इसका लेना देना है देश में होने वाले इन्वेस्टमेंट से। इसमें दो तरह के विदेशी निवेश को समझना जरूरी है, एफडीआई और एफपीआई। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये वो पैसा है जो लंबे समय के लिए आता है, जैसे किसी ने यहां फैक्ट्री लगा दी, ये स्टेबल माना जाता है। और दूसरा है एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये ज्यादातर शेयर मार्केट में लगता है, जल्दी आता है और जल्दी निकल भी जाता है, इसलिए ये बहुत वॉलेटाइल होता है। और 1991 में हो क्या रहा था? देश के हालात देख के ये दोनों ही तरह का पैसा भारत से बाहर भाग रहा था। तो सिचुएशन समझिए, एक तरफ करंट अकाउंट में भारी घाटा और दूसरी तरफ कैपिटल अकाउंट से पैसा बाहर जा रहा था। मतलब हर तरफ से मुश्किल। संकट बहुत बड़ा था, लेकिन कहते हैं ना, जरूरत ही आविष्कार की जननी है। इसी संकट से एक ऐसा समाधान निकला जिसने भारत की कहानी ही बदल दी। अब पैसे तो थे नहीं, तो मदद के लिए भारत पहुंचा वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास। लेकिन उन्होंने भी शर्त रखी कि भाई पहले अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करो। और इसी के चलते 24 अप्रैल 1991 को भारत ने एक बिल्कुल नई इकोनॉमिक पॉलिसी का ऐलान किया, और इसी पॉलिसी को हम आज एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। तो क्या था ये एलपीजी? ये 3 पिलर्स पे टिका था। एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन। चलिए फटाफट इन तीनों को समझते हैं।
पहला L यानी लिबरलाइजेशन, हिंदी में उदारीकरण। इसका सीधा साधा मतलब था नियमों को ढीला करना, सरकारी कंट्रोल कम करना। जो लाइसेंस राज था ना कि हर काम के लिए लाइसेंस लो, उसे खत्म किया गया ताकि बिजनेस करना आसान हो। प्राइवेट बैंकों को आने की इजाजत मिली और विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खोल दिए गए। दूसरा P यानी प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण। इसका मतलब था कि जो सरकारी कंपनियां ठीक से काम नहीं कर रही थीं, उनका मैनेजमेंट या हिस्सेदारी प्राइवेट सेक्टर को देना। मकसद ताकि कंपटीशन बढ़े, काम करने का तरीका सुधरे और वो कंपनियां प्रॉफिट में आएं। और फिर आया G यानी ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण। इसका मतलब था कि भारत अपनी इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोल देगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जो बंदिशें थीं, उन्हें हटाया गया ताकि हमारा व्यापार दुनिया से आसानी से हो सके। और इसी सोच के चलते 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO भी बना। तो ये थे वो 3 बड़े कदम, LPG। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इनसे कुछ बदला? क्या भारत उस संकट से बाहर आ पाया? चलिए देखते हैं कि इन सुधारों का असर आखिर हुआ क्या। और ये जो आंकड़े हैं ना, ये खुद अपनी कहानी कहते हैं। देखिए, 1991 में हमारी इकॉनमी थी करीब 5.86 लाख करोड़ रुपए की। आज हम करीब $4 ट्रिलियन पर हैं। उस वक्त एक भारतीय की औसत कमाई साल की करीब $300 थी, जो आज बढ़कर लगभग $2,880 हो चुकी है। और वो विदेशी मुद्रा भंडार याद है, जो सिर्फ $1.5 बिलियन रह गया था, आज वो करीब $700 बिलियन है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये पिछले 30 सालों में भारत के बदलने की कहानी है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या टेकअवेज मिलते हैं और भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? तो सार ये है कि 1991 के रिफॉर्म्स ने वाकई भारत की किस्मत बदल दी। एक बंद कंट्रोल्ड इकोनॉमी से हम एक ओपन ग्लोबल प्लेयर बन गए। ग्रोथ की जो रफ्तार हमने पकड़ी, वो कमाल की थी। पर हाँ, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सब ठीक हो गया है। आज भी नौकरियां बनाना, एग्रीकल्चर सेक्टर को संभालना, ये सब बड़े चैलेंजेस हैं। और इसीलिए आगे देखते हुए एक नई और बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जरूरत महसूस होती है। और यही आज हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल भी है। 1991 के उस अनुभव से सीखते हुए भारत की अगली इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी हो? ऐसी पॉलिसी जो बैलेंस डेवलपमेंट लाए और जिसका फायदा देश के हर नागरिक तक पहुंचे। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना होगा।